Hello everyone, welcome to next lecture of Complex Analysis PYQ Practice Series for GATE 2025 एग्ज़ाम। तो इस लेक्चर में हम आगे जो कुछ थ्योरम्स रहती थी जीरोज़ ऑफ एनालिटिक फंक्शन की और उसके अलावा जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा है उनको करेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये वाली थ्योरम तक पहुंच गए थे हम। इसमें है कि एफ जेड कोई एनालिटिक फंक्शन है किसी पॉइंट जेड नोट के ऊपर, देन एफ जेड हैज़ ए जीरो ऑफ ऑर्डर एम एट जेड नोट इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस जेड नोट की पावर एम इंटू जी जेड। अगर हम इस तरीके से लिख पाए और यहाँ पर क्या है जी एट जेड नोट नोट इक्वल टू जीरो है और जी जेड क्या है एक एनालिटिक फंक्शन है जेड नोट के ऊपर। ठीक है, तो इसको देखते हैं। इसमें बोला है कि एफ जेड एक एनालिटिक फंक्शन, देखो हमने जैसे साइन जेड को लिया था, ठीक है, किसी पॉइंट जेड नोट के ऊपर, जैसे हम पाई के ऊपर चेक कर रहे थे जेड नोट हो गया, ठीक है, एफ जेड। तो तब हम कैसे बोलेंगे कि ये फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है जेड नोट के ऊपर। एफ जेड हैज़ ए सॉरी एनालिटिक तो है, एफ जेड हैज़ ए जीरो ऑफ ऑर्डर एम, एम ऑर्डर की जीरो है उस पॉइंट जेड नोट के ऊपर, जैसे यहाँ पर पाई के ऊपर सिंपल जीरो थी, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ जेड को हम ऐसे लिख पाएँ जेड माइनस जेड नोट की पावर एम इंटू जी जेड। एक तरीके से ये क्या कर रखा है फैक्टराइजेशन फॉर्म में, जैसे हम लिखते थे ना कि जैसे हमारे पास ये वाली पोलिनोमियल है एक्स स्क्वेयर प्लस फोर माइनस के टू एक्स, तो इसको हम क्या लिखते थे ऐसे करके एक्स माइनस टू का होल स्क्वेयर, इसको हम एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू करके लिख देते थे यहाँ से फैक्टर करके, ठीक है। तो इसी तरीके से कि यहाँ से ये इसके फैक्टर्स हैं, ये हमें जो फंक्शन हमारा एफ जेड है हमें बोला गया है कि इसके पास इस जेड नोट के ऊपर एम ऑर्डर की जीरो है, तो ऐसे फैक्टर की फॉर्म में जेड माइनस जेड नोट की पावर एम इंटू में कोई दूसरा फंक्शन जी जेड आ जाएगा, पर उसके ऊपर कंडीशन क्या होगी जी एट जेड नोट नोट इक्वल टू जीरो, मतलब इस जेड नोट के ऊपर जहाँ पर हम फंक्शन की जीरो की बात कर रहे हैं वहाँ पर ये जो साइड में मल्टीप्लाई वाला जो फंक्शन अलग कंसीडर किया है हमने, ये वाला जो फंक्शन है ये जीरो नहीं होना चाहिए वहाँ पे, और साथ में ये एनालिटिक भी होना चाहिए उस पॉइंट के ऊपर। क्योंकि देखो अगर ये भी जीरो हो गया जी एट जेड नोट, अगर जी भी जेड नोट के ऊपर जीरो हो गया तो ओवरऑल एफ जेड के पास तो एम ऑर्डर की यहाँ से जीरो बन जाएगी, और यहाँ से मान लो ये इसके पास ये ऐसे है जी एट जेड नोट इज इक्वल टू जीरो बट जी डैश जेड नोट नॉन जीरो, यानी कि सिंपल जीरो, तो यहाँ से एम ऑर्डर की जीरो और इसके पास एक ऑर्डर की जीरो और आ गई, तो ये एम प्लस वन ऑर्डर की जीरो बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ से मान लो अगर जी जेड के पास टू ऑर्डर की हुई, यानी जी एट जेड नोट जीरो हुआ एंड जी डैश जेड नोट भी जीरो हुआ, डबल डैश जेड नोट नॉन जीरो हुआ, देन फिर यहाँ से टू ऑर्डर और इंक्रीज हो जाएगा, तो ये एम प्लस टू आ जाएगी। तो हम तो एम ऑर्डर के लिए बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ से क्या बन जाएगा, इसीलिए जीरो का ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा यहाँ से। इस वजह से ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है कि जी फंक्शन है वो जेड नोट के ऊपर नॉन जीरो होना चाहिए। और अगर पूरा एफ जेड एनालिटिक है तो ये बात तो है ही कि ये भी एनालिटिक होगा और ये जी जेड भी एनालिटिक होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स भी आएंगे अभी आगे। अब दूसरी कंडीशन, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है कि अगर एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है जेड नोट के ऊपर और एफ जेड की किसी एम ऑर्डर की जीरो होगी है जेड नोट के ऊपर, देन ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और अगर कोई एनालिटिक फंक्शन ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है किसी जेड नोट के ऊपर, देन हम बोल देंगे कि वो फंक्शन उस गिवन जेड नोट पे उस गिवन जेड नोट के पास ऊपर उसके ऊपर एम ऑर्डर की जीरो है, ठीक है, उस फंक्शन के पास। इसके एग्जांपल आएंगे अभी आगे। तो सेकंड वाली जो कंडीशन है उसमें मतलब अलग से कोरोलरी है, ये इसकी कंडीशन नहीं है। द जीरोज ऑफ नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन आर आइसोलेटेड, जो नॉन कॉन्स्टेंट एनालिटिक फंक्शन होता है उसकी जीरोज हमेशा क्या होती है आइसोलेटेड होती है। देखो नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन में मतलब कांस्टेंट फंक्शन कौन से थे, दैट एफ जेड इज इक्वल टू के एंड के बिलोंग्स टू सम कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाली टाइप के फंक्शन क्या थे कांस्टेंट फंक्शन। अब इसमें भी दो तरीके के हो सकते हैं,
एक तो जीरो कांस्टेंट और एक नॉन जीरो कांस्टेंट। ठीक है, हमने देखा था कि अगर के जीरो हो गया तो ये आइडेंटिकली जीरो फंक्शन बन जाएगा, उसके पास तो अनकाउंटेबल जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, और अगर के कोई नॉन जीरो कांस्टेंट है तो उसके पास एक भी जीरो नहीं होगी, कहीं भी जीरो नहीं होगा। जैसे हम ले लें के इज इक्वल टू -3 + आयोटा। ठीक है, तो यहाँ से तो क्या बन गया, मतलब हम कांस्टेंट फंक्शन तो ले ही नहीं सकते। कांस्टेंट फंक्शन के केस में तो क्या बनेगा, या तो अनकाउंटेबल जीरोज या फिर नो जीरोज। तो इसीलिए क्या लेना है, नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, तो नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन जो होता है उसकी जीरोज हमेशा आइसोलेटेड होती हैं। आइसोलेटेड होती हैं यानी कि वहाँ पर हम ऐसे डिस्क्रीट पैटर्न में उनको लिख सकते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि उनकी जो नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन की जो जीरोज का सेट होता है उसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता, क्योंकि वो जीरोज का सेट आइसोलेटेड सेट होता है। उसके सारे जो मेंबर्स होते हैं वो आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट हो गए तो वो एक भी लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा उसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कल हमने साइन जेड के लिए लिया था, आज हम कोस जेड के लिए एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोस जेड की जो जीरोज का सेट होगा, कोस जेड की जीरोज का सेट क्या है, 2n+1 इंटू π/2, जहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, यानी π/2 के ओड मल्टीपल्स के ऊपर। ठीक है, तो π/2 के ओड मल्टीपल्स के ऊपर जो इसकी जीरोज होंगी, तो यहाँ से जैसे इधर से आती रहेंगी -3 π/2, फिर इधर आएगी -π/2, 0 π/2, 3 π/2 एंड सो ऑन चलती जाएंगी। तो ये वाली जो सारी जीरोज है वो क्या है, आइसोलेटेड जीरोज है। ठीक है, तो ये नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन था। इनफैक्ट ये तो नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन था। ऐसे ही आप किसी भी फाइनाइट डिग्री पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल जो होती है पोलिनोमियल फंक्शन है, वो भी नॉन कांस्टेंट, अगर हम एक या एक से ज़्यादा डिग्री की पोलिनोमियल लें तो वो नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन है। जैसे इस तरीके से ले लिया z-2 इंटू z+3 का होल स्केयर। ठीक है, इसकी जीरोज कौन कौन सी है, इसकी जीरोज है 2 -3 -3। ठीक है, ये जीरोज का सेट ये भी क्या है, आइसोलेटेड है। यहाँ पर कहीं -3 होगा, फिर यहाँ पर कहीं 2 होगा, फिर यहाँ पर 3 होगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड होती है हमेशा। जो ये वाली जो दोनों थ्योरम्स हैं इनका प्रूफ भी आप देख सकते हैं, नहीं तो अभी के लिए हमें सिर्फ ये वाले रिजल्ट्स यूज करने अपने क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अभी जैसे हमने पिछले लेक्चर में जेड की पावर 2024 इंटू साइन की पावर 10 जेड वाला जो एग्जाम्पल है उसको क्या था, उसमें क्या था, हमने देखा था जीरो का z = 0 के ऊपर जीरो का ऑर्डर कितना है, वो वाली चीज़ हमने चेक करी थी। ठीक है, तो अभी हम उसको दूसरे मेथड से भी चेक कर सकते हैं। एक तो हमने क्या किया था, वहाँ से हमने ये देखा था कि डेरिवेटिव करके जो जीरो, मतलब इसकी जीरो कितने ऑर्डर की बन रही है और इसकी जीरो कितने ऑर्डर की बन रही है, यहाँ से हमने ये वाली चीज़ चेक करी थी। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपेंशन की फॉर्म में एक्सपेंशन करके, अब देखो क्योंकि ये क्या है, ये भी एनालिटिक फंक्शन है, ये भी एनालिटिक फंक्शन है, ओवरऑल जो एफ जेड है वो एनालिटिक फंक्शन है। हम टेलर सीरीज ओपन कर सकते हैं। अब अगर हम जीरो के ऊपर बात कर रहे हैं कि जीरो के ऊपर चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, जीरो के अबाउट ही टेलर सीरीज एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, इस जीरो के अबाउट ये वाले फंक्शन की तो जीरो के अबाउट खुद ही एक्सपेंड करके दे रखी है। इसको हम लिख सकते हैं z-0 की पावर 2024। अब जो ये वाला फंक्शन है, इस वाले फंक्शन की जीरो के अबाउट टेलर सीरीज, जैसे हम साइन जेड की एक्सपेंड करेंगे उसकी पावर 10 करेंगे, तो साइन जेड की क्या हो जाएगी, z-z³ 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इस पूरे की पावर 10 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगी तो यहाँ से जो ये वाला है इसमें से हम क्या कर सकते हैं, जेड कॉमन निकाल सकते हैं पूरी टर्म में से, तो ऊपर 10 पावर है तो जेड की पावर 10 आ जाएगा बाहर। तो यहाँ से क्या बनेगा, 1 - z² 3 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4/5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ओवरऑल 10 पावर रह जाएगी। तो ये कितना बन गया, z-0 की पावर, अब यहाँ से 2
2024 ये थी और 10 ये थी, तो 2034 पावर हो गई ओवरऑल। इनटू में ये वाला जो बच गया था इसको इसको एक साथ करके ये मान लिया, ये पावर हो गई इसकी, और इसको हमने जी जेड मान लिया। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो जो जी जेड फंक्शन है हमारा, जो ये वाला फंक्शन, जो ये वाला जो फंक्शन बना है ये एनालिटिक है। एनालिटिक भी है क्योंकि देखो यहाँ पर इसमें डिनोमिनेटर में ना एक भी जेड की टर्म नहीं आ रही है, कहीं से भी हमें इसकी सिंगुलैरिटी नहीं मिल सकती। तो और एनालिटिक भी है, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये वाला जो हम जीरो पे वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम क्या देख रहे थे, हमने अभी ये बोला था ना कि हम क्या कर पाएँ अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि जो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली थ्योरम थी, जेड इज इक्वल टू, देखो ये वाली जेड इज इक्वल टू ए के ऑर्डर एम ऑर्डर की जीरो होगी किसी एनालिटिक फंक्शन के पास, इफ़ एंड ओनली इफ़ वी कैन एक्सप्रेस इट एज एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस ए की पावर एम इंटू जी जेड, वेर जी एट जेड नोट इज नॉन जीरो एंड जी जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट जेड नोट। ठीक है, तो यहाँ पर हम जेड नोट क्या लेकर चल रहे हैं, जीरो लेकर चल रहे हैं, तो बाहर तो हमारा बन गया जेड माइनस जीरो की पावर एम, जो हमारा वो कितना बना है 2034 पावर बनी है जेड माइनस जीरो की, इंटू में जो जी जेड है उसको हमें चेक करना है कि वो उस जेड नोट के ऊपर, जैसे हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर जेड नोट जीरो है, इस जीरो के ऊपर वो ये फंक्शन नॉन जीरो होना चाहिए और ये एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक तो है, हर जगह एनालिटिक है, और तो जीरो पर भी एनालिटिक है ये वाला, यहाँ से जो हमें मिला था ये वाला। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जीरो पर और निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू जो आएगी जीरो के ऊपर, जी जी एट ज़ीरो, जी की वैल्यू जीरो पे कितनी आएगी, देखो 1 आएगी, क्योंकि ये वाली टर्म्स है इन सब में जेड है, तो ये तो सब सारी जगह से जीरो मिल जाएगा, तो जी एट जीरो इज इक्वल टू 1 की पावर 10 बनेगा, जो कि 1 आएगा, तो 1 आ गया तो नॉन जीरो है, तो जी एट 1 जीरो इज़ नॉट इक्वल टू जीरो ऑल्सो। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और हमने इस तरीके से एक्सप्रेस कर दिया एफ जेड को जेड माइनस जेड नोट की पावर एम इंटू जी जेड, वेर जी एट जेड नोट इज़ नॉन जीरो एंड जी जेड इज़ एनालिटिक। तो यहाँ से हमें एम क्या मिला है 2034, और ए हमारा जो गिवन पॉइंट है जहाँ पर चेक करना था वो क्या है, जीरो। तो यहाँ इसका मतलब कि क्या है, वो इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली थ्योरम से कि एट जेड इज इक्वल टू जीरो गिवन फंक्शन एफ जेड हैज़ ए जीरो ऑफ ऑर्डर 2024, सॉरी 2034। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो एक तो आप यहाँ से दो किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं, या तो ये देख सकते हैं कि ये वाला जो फंक्शन है यहाँ से इस पर कितने, इसकी कितने ऑर्डर की जीरो आ रही है जीरो पर, इसकी कितने ऑर्डर की जीरो आ रही है, उन जीरोज़ को क्या कर सकते हैं सम कर सकते हैं, जैसे इसकी एम ऑर्डर की है, इसकी एन ऑर्डर की, ऐसे करके। तो हमने यहाँ से निकाला था इसकी 2024 की है और इसकी 10 ऑर्डर की है जीरो के ऊपर, तो ओवरऑल 2034 ऑर्डर की जीरो हो गई थी। या फिर आप इसको दूसरे मतलब कोई पूछ ले कि दूसरे मेथड से बताओगी, मान लो यही पूछ ले कि टेलर सीरीज का कुछ यूज करना है किस तरीके से, तो हमें पता है कि एनालिटिक फंक्शन है, ये तो एंटायर फंक्शन है इनफैक्ट, तो एंटायर फंक्शन की तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट टेलर सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं पूरे सी प्लेन में। हमने पीछे ये वाले बिल्कुल अच्छे से करे भी हैं टेलर सीरीज और लॉरेंट सीरीज वाले क्वेश्चंस, तो वहाँ से इसलिए ये वाले मेथड से भी हम अच्छे से कर सकते हैं। तो हम इन दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें है कि एफ जेड इज़ इक्वल टू, देखो क्योंकि अगर यहाँ से जीरोज़ वगैरह, अगर जीरोज़ या फिर ऑर्डर ऑफ जीरोज़ वगैरह पूछेंगे तो रेयर है, मतलब इतना सिंपल तो नहीं पूछेंगे, ना ही गेट में ना सी एस आर में, लेकिन अगर पूछेंगे भी तो थोड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टाइप का, मतलब दिखने में एकदम से जब हम उसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे तब इतना नहीं लगेगा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब एकदम से देखने में थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्या बना के दे दिया, टफ सा फंक्शन बना कर देंगे ऐसा कुछ, तो ही ऐसा मतलब पूछेंगे, और वो भी एक ही नंबर में पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा गेट एग्ज़ाम में, मतलब जहाँ तक हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर
से शहर में पूछेंगे तो फिर मतलब ऑप्शन में देकर पूछ सकते हैं, जैसे 3 मार्क का क्वेश्चन है या फिर 4.75 का है, तो उसमें कोई एक ऑप्शन ऐसा दे रखा हो, मतलब ऊपर फंक्शन दे रखा है कुछ और एक ऑप्शन में ये वाली चीज़ मतलब किसी में बोल रखा है इसका इंटीग्रल इस वाले कंटूर पे निकालो क्या आएगा, किसी ऑप्शन में बोल रखा है इसके पास इस पॉइंट के ऊपर सिंगुलैरिटी है एक्सेट्रा, किस टाइप की सिंगुलैरिटी है, किसी ऑप्शन में बोल दिया कि इसके ऊपर कौन से पॉइंट के ऊपर कितने ऑर्डर की जीरो है, मतलब इस तरीके से आ सकता है कि बाकी दूसरी चीज़ें भी इंक्लूड करके और साथ में ये वाला मतलब कोई एक ऑप्शन बना कर दे दी, इस तरीके से जीरो वगैरह निकालने वाला जो क्वेश्चन है इस तरीके से पूछ सकते हैं। मतलब डायरेक्टली अगर ना पूछे तो हाँ गेट में ऐसा हो सकता है कि मतलब 1 नंबर में पूछ लिया जाए हमसे, ठीक है। तो यहाँ से ये इस टाइप का फंक्शन है, जैसे ये दिखने में तो बड़ा ही डेंजरस सा फंक्शन दिख रहा है, इसको ये वाला जो है जेड की पावर 2024, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी पावर ही ज़्यादातर करके देते हैं गेट में कि मतलब जैसे अभी एग्ज़ाम होगा तब तब उस टाइम पर 2025 आ जाएगा, तो किसी किसी न किसी एक क्वेश्चन में तो पक्का लगा देंगे 2025 इंक्लूड करके और फिर पावर में दे देंगे या फिर ऐसे करके इस तरीके से। तो यहाँ से एफ जेड इज इक्वल टू जेड की पावर 2024 इंटू कोस जेड -1 प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल है या फिर 2 भी लिख सकते हैं इसको, इसकी पावर 10, इस पूरे की पावर 10 है। ये पूछा गया है हैज़ ए जीरो ऑफ ऑर्डर डैश एट जेड इज इक्वल टू जीरो, तो जेड इज इक्वल टू जीरो के पास ये जो पूरा जो ये फंक्शन दिया गया है इसके ऊपर जेड इज इक्वल टू, इसके पास जेड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर कितने ऑर्डर की जीरो है हमें ये चेक करना है, ठीक है। तो अभी इसके भी हमारे पास वही 2 तरीके हैं कि हम इसकी निकाल लें, इसकी कितने ऑर्डर की जीरो है, इसकी तो क्लियरली हमें पता है कि 2024 ऑर्डर की जीरो है, ठीक है। इसकी जीरो कितने ऑर्डर की है वो पता करें और दोनों का जो इसके अंदर मान लो कुछ एम ऑर्डर की है तो ऐड कर दें, वो वाला हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी और दूसरा हमने जो अभी अभी किया है जेड माइनस जेड नोट की पावर m इंटू जी जेड करके, जी एट जेड नोट इज़ नॉट इक्वल टू जीरो एंड जी जेड इज़ एनालिटिक, हाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हमें दिया गया है इसको हम, ये वाला जो फंक्शन है एनालिटिक है, इनफैक्ट एंटायर है, पूरे पूरे सी प्लेन में एनालिटिक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ये वाला तो एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखा है, इस वाले में जो हमें ये वाले जो 2 टर्म लिख रखे हैं इनको पहले आगे लिख दिया -1 प्लस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल, जो ये हमारे पास कोस जेड है इसकी क्या कर सकते हैं सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं हम, जेड इज इक्वल टू, देखो अभी जीरो के अबाउट पूछा गया है इसीलिए हम इसकी जीरो के अबाउट सीरीज ओपन कर रहे हैं, दैट मीन्स इसकी मैक्लोरियन सीरीज ओपन कर रहे हैं। अभी ज़रूरी नहीं है, मान लो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जेड इज इक्वल टू π/2 के ऊपर बताओ, ठीक है, π/2 या फिर मतलब जो कोई ऐसा पॉइंट की जहाँ पर ये भी जीरो बन रहा हो इस तरीके से पूछ लिया, तो ये वाले पॉइंट पे बताओ, तो उस केस में हमें सीरीज एक्सपेंड उसी कोस की सीरीज उसी पॉइंट के अबाउट एक्सपेंड करनी पड़ेगी, ठीक है, इस तरीके से देखना पड़ेगा। तो अब जो ये वाला फंक्शन है यहाँ से हमने जीरो के अबाउट एक्सपेंड करी तो इसको पहले अलग से यहाँ पर लिख दिया इन दोनों टर्म्स को, कोस जेड है कोस जेड के लिए लिखा तो ये क्या बन गया, कोस जेड की सीरीज एक्सपेंशन लिख दी जीरो के अबाउट 1 माइनस जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस जेड की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और इस टोटल की पावर कितनी थी 10, तो ये यूँ का यूँ लिख दिया। अब यहाँ से देखो यहाँ से क्या हो गया, ये जो 2 टर्म थी पहले वाली, क्योंकि ये -1 है ये +1 है, ये प्लस का जेड स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल है माइनस का, तो ये कट गई, ये कटने के बाद क्या आ गया जेड की पावर 4/4 फैक्टोरियल और इसके आगे वाली टर्म है ये सारे आ गए, इनकी पावर 10 है। अब देखो यहाँ से क्या हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम जेड की पावर 4 सारी टर्म्स में से कॉमन निकाल सकते हैं और ऊपर क्या है 10 पावर है, तो ओवरऑल जेड की पावर 4 की पावर 10, दैट मीन्स जेड की पावर 40 बाहर आ जाएगा इस पूरी ब्रैकेट से, तो जेड की पावर 40 बाहर आ गया, तो ये कितना आ गया जेड की पावर 2024 इंटू जेड की पावर 40, यहाँ अंदर अंदर क्या बचेगा, यहाँ से जेड की पावर 4 जाने के बाद 1/4 फैक्टोरियल माइनस जेड स्क्वेयर बाई 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सोन इस पूरे की पावर 10। अब देखो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो के अबाउट चेक करें तो इस पूरी पावर को कंबाइन करके लिख सकते हैं हम जेड माइनस जीरो की पावर
2024 प्लस 40 तो 2064 आ गई पावर। और यहाँ से अब हम इसको क्या मान सकते हैं, जी जेड मान सकते हैं। और ये वाला जो जी जेड आया, अब देखो ये वाला जी जेड एनालिटिक भी है, और जी एट जीरो निकालेंगे वो 1/4 फैक्टोरियल आएगा, वो नॉन जीरो के 1/4 फैक्टोरियल और उसकी पावर 10 भी आएगा, ठीक है। तो ये नॉन जीरो आएगा, हमें ये भी पता है। तो जी जेड एनालिटिक भी है, जी एट जेड नोट इक्वल टू जीरो भी है, और एफ जेड को हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जो जीरो का ऑर्डर है कितना आ गया, 2064 ऑर्डर आ गया, जेड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो गया। अभी इसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा में क्या है, एवरी पोलिनोमियल पी जेड इज इक्वल टू, किसी भी जनरल एन डिग्री की पोलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, ए नोट प्लस ए वन जेड प्लस एंड सो ऑन एंड ए टू जेड स्क्र प्लस ए थ्री जेड क्यूब एंड सो ऑन ए एन जेड की पावर एन। अगर स्पेशली एन डिग्री के लिए बात करेंगे तो यहाँ से हम लिख देंगे कि यहाँ से ए एन नोट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है एक या एक से बड़ी डिग्री की, एक या एक से बड़ी डिग्री का मतलब है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं हो सकती। जैसे हम ये बोल दें कि भाई हमने तो लिख दिया पी जेड इज इक्वल टू 3, यहाँ पर सिर्फ ए नोट की वैल्यू दे दी, तो ए वन ए टू बाकी सब की अगर जीरो दे दें, पर ये क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ठीक है। ये 0 डिग्री की पोलिनोमियल है। पर हमें क्या लेना है, 1 डिग्री की या एक से बड़ी डिग्री की। 1 डिग्री या उससे बड़ी डिग्री का मतलब है कि उसमें जेड पक्का इन्वॉल्व होना ही होना चाहिए, यानी कि कम से कम ये यहाँ से ए वन इंटू जेड कुछ ए जेड प्लस बी टाइप की ले दी, या जहाँ पर ए नॉन जीरो है तो ये 1 डिग्री की हो जाएगी। ए जेड स्क्वायर प्लस का बी जेड प्लस सी टाइप की ले दी, अगर ए नॉन जीरो है तो यहाँ से 2 डिग्री की हो जाएगी। इस तरीके से कुछ एक या एक से बड़ी डिग्री की लेनी है हमेशा, ठीक है। तो हैज़ एटलीस्ट वन रूट, देखो है भी वन या वन से बड़ी डिग्री की भी बात इसलिए बोली गई है क्योंकि अगर मान लो हमने जैसे अभी लिया था एफ जेड इज इक्वल टू, हमने ले लिया एफ जेड इज इक्वल टू 3 ले लिया, हम वो क्या है 0 डिग्री की है। तो क्योंकि हम रूट की बात कर रहे हैं, तो अगर हमने एफ जेड इज इक्वल टू 3 ले लिया, ये 0 डिग्री की है, 0 डिग्री की है, तो इसका तो एक भी रूट नहीं है क्योंकि नॉन कॉन्स्टेंट नॉन जीरो एनालिटिक फंक्शन है ये, ठीक है। तो इसका तो एक भी रूट नहीं है, कहीं पर भी जीरो नहीं होगा, तो इसकी तो हम रूट की बात कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए कम से कम इस टाइप की तो होनी ही चाहिए, ए जेड प्लस बी या फिर उससे बड़ी पावर की, तभी हम देख सकते हैं कि उसका रूट किस टाइप का हो सकता है। हैज़, तो हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल है 1 या 1 से बड़ी डिग्री की, उसके पास कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा, ठीक है, एक रूट होगा। अब वो ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है यहाँ पर कि रियल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो सी प्लेन में उसका कम से कम एक रूट होगा, तो एटलीस्ट वन रूट यानी ग्रेटर देन इक्वल टू वन रूट। अब एग्जैक्टली कितने होंगे वो इसकी आगे वाली कोरोलरी में है कि अगर डिग्री के हिसाब से अगर n डिग्री है तो एग्जैक्टली n ही रूट होंगे, ठीक है। तो आगे यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद क्या है, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज़ एग्जैक्टली n रूट। अगर n डिग्री की पोलिनोमियल है एग्जैक्टली, अगर मान लो हमें दे दिया 2 डिग्री की पोलिनोमियल है तो उसके 2 ही रूट होंगे, ठीक है। अगर n डिग्री की है तो n एग्जैक्टली n रूट्स विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी का मतलब है अभी जैसे हमने ये वाला फंक्शन देखा था जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2 यानी मल्टीप्लिसिटी के साथ, यानी लेकिन रूट्स तो कितने हैं, 2 है ना, 2 के ऊपर 2 के ऊपर, तो इसलिए काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी मतलब मल्टीप्लिसिटी इंक्लूड करके लगाना है कि ये नहीं बोलना कि यहाँ पर सिर्फ 2 ही रूट है, मतलब 2 एक रूट है पर कितना, ट्वाइस, दो बारी रिपीट हो रहा है, इसलिए विद काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी दैट मीन्स रिपीटेड और नॉन रिपीटेड। अब रियल हो, ऐसा हो सकता है प्योरली रियल हो, ऐसा हो सकता है प्योरली इमेजनरी हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कुछ रियल है कुछ इमेजनरी है, ठीक है। वो फिर डिग्री के ऊपर जाता है आगे कि 3 डिग्री की है अगर, तो कम से कम एक रूट रियल होगा, वो वाली चीज़ें। तो अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं कि अगर एक या एक से बड़े डिग्री की है तो कम से कम एक रियल रूट कैसे होगा और एग्जैक्टली n रूट कैसे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है और एटलीस्ट इम्पोर्टेंट है और बिल्कुल बेसिक है, तो हमें इसका प्रूफ आई थिंक पता होना ही चाहिए। तो यहाँ से हमें पता है कि
एफ जेड एक पोलिनोमियल है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने मान लिया कि एफ जेड कोई भी पोलिनोमियल है एन डिग्री की जो एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, एक या उससे बड़ी डिग्री की, ठीक है। तो हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। पहले हमें दिखाना है कि एटलीस्ट वन रूट यानी ग्रेटर देन इक्वल टू वन रूट होंगे उसके पास। तो हमने मान लिया कि इसका एक भी रूट नहीं है, हैज़ नो रूट, एक भी रूट नहीं है, नो जीरोज और रूट्स इन सी प्लेन, सी प्लेन में उसका एक भी जीरो नहीं है। अब देखो अगर एफ जेड के पास एक भी जीरो नहीं है, यहाँ से हमारा वन बाई एफ जेड भी डिफाइन हो जाएगा। और वन बाई एफ जेड देखो ये एक रेशनल फंक्शन हो गया ना, वन बाई एफ जेड, कुछ इस तरीके का हो गया, जी जेड बाई एफ जेड टाइप का। तो ये वाले की हम क्या देखते हैं कि ये डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन होता है ये वाला, और ये स्पेशली तभी होता है जब जी जेड और एफ जेड दोनों पोलिनोमियल हो, रेशनल हम तभी बोलते हैं। तो यहाँ से एफ जेड की जीरोज जो होती हैं वो ओवरऑल फंक्शन की क्या बनती हैं, सिंगुलैरिटी बनती हैं। तो जी अगर एफ जेड के पास कोई जीरो ही नहीं है तो ये वाले फंक्शन जो ये वन बाई एफ जेड बना है इसके पास सिंगुलैरिटी ही नहीं होगी कुछ भी सी प्लेन में, क्योंकि हमने बोला है कि एफ जेड की तो पूरे सी प्लेन में कोई जीरो नहीं है, तो वन बाई एफ जेड की पूरे सी प्लेन में कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं होगी। तो वन बाई एफ जेड क्या बन जाएगा, एक एंटायर और बाउंडेड फंक्शन बन जाएगा। तो लिवोली थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि वन बाई एफ जेड क्या बन जाएगा, एंटायर प्लस बाउंडेड होकर कॉन्स्टेंट बन जाएगा। और अगर वन बाई एफ जेड कॉन्स्टेंट बन गया तो एफ जेड भी कॉन्स्टेंट बन जाएगा। और एफ जेड कॉन्स्टेंट बन गया, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, क्यों, क्योंकि हम तो एफ जेड को लेकर चले कि एन डिग्री क्या है और ग्रेटर देन इक्वल टू वन, यानी वन या वन से बड़े डिग्री की पोलिनोमियल है, दैट मीन्स उसमें जेड तो इन्वॉल्व होगा ही होगा। क्योंकि अगर कॉन्स्टेंट फंक्शन हुआ तो एफ जेड कुछ के टाइप का होगा, तो उसमें तो सिर्फ ए नोट आएगा, ए नोट आएगा तो फिर वो तो क्या बन जाएगी, जीरो डिग्री की पोलिनोमियल बन जाएगी। लेकिन हमारी थ्योरम में तो हम पहले ही लेकर चले हैं एक या एक से बड़ी डिग्री की, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी जो सपोजिशन है वो रोंग है। दैट मीन्स एफ जेड के पास कम से कम एफ जेड हैज़ एटलीस्ट वन रूट और जीरो इन सी प्लेन, ठीक है। एक या मतलब इसका मतलब हमने बोला था ना कि एक भी जीरो नहीं है, तो इसका मतलब कम से कम एक जीरो है किसी भी, और हमने कोई भी आर्बिट्रेरी पोलिनोमियल लेकर चले हैं, तो इसका मतलब ये अब सारी कोई भी रैंडम पोलिनोमियल उठाई कॉम्प्लेक्स प्लेन से उसके लिए ट्रू है। दैट मीन्स किसी भी कॉम्प्लेक्स कोई भी कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल है उसके कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा, यानी ग्रेटर दैन इक्वल टू वन। अब एग्जैक्टली अगर एन डिग्री की है तो एग्जैक्टली एन रूट होंगे। अब ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। नाउ फॉर द कोरोलरी, वो वाली कोरोलरी के लिए लेट एफ जेड हैज़ ए जीरो और रूट इन सी प्लेन। अब क्योंकि हमने यहाँ से बोल दिया एक या एक से ज़्यादा ऑर्डर की, तो यहाँ से अब मान लिया कि एक जीरो है अल्फ़ा वन, एफ जेड के पास अल्फ़ा वन के ऊपर एक जीरो है, ठीक है। तो हमने जैसे अभी हम सिंपल जीरोज की बात कर रहे हैं, जैसे कि रिपीटेड के लिए इसी की पावर होती चली जाएंगे आगे। सिर्फ अगर सिंपल की बात करें तो यहाँ से क्या बनेगा, एफ जेड को हम क्या लिख सकते हैं, अगर सिंपल वन ऑर्डर की जीरो है अल्फ़ा वन के ऊपर, तो अभी हम वो इफ़ एंड ओनली इफ वाली थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू, क्योंकि वो पोलिनोमियल फंक्शन है तो एनालिटिक तो वैसे ही है, तो हम इसको लिख सकते हैं फैक्टर करके लिख सकते हैं पोलिनोमियल के, क्योंकि ये तो हमारे बिल्कुल 10th क्लास में आता था कि अगर इफ़ ए इज़ ए रूट, अगर ए एक रूट है एफ एक्स का, ऐसे ही एफ जेड के लिए होता है सेम, देन हम क्या बोलते थे, वहाँ पर जो एफ एक्स के अंदर एक्स माइनस ए है वो उसका एक फैक्टर हो जाएगा इसी तरीके से। तो हम उसको एक्स माइनस ए इंटू में कुछ जी एक्स करके लिख देते थे, इसी तरीके से एफ जेड के लिए है, क्योंकि ये पोलिनोमियल ही है। यहाँ पर जेड में पोलिनोमियल, वहाँ पर हम एक्स में पोलिनोमियल लेते थे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जेड अगर अल्फ़ा वन एक रूट है दैट मीन्स क्या हो गया, जेड माइनस अल्फ़ा वन एक फैक्टर है इस पोलिनोमियल का, तो यहाँ से हम जेड माइनस अल्फ़ा वन इंटू जी जेड लिख सकते हैं। और यहाँ से क्या बन जाएगा, हमने अगर सिर्फ ये देखो ये सिर्फ सिंपल ये यहाँ पर लिखा है, इसी को जनरलाइज करके आगे हम मल्टीपल रूट के लिए मतलब अल्फ़ा वन के ऊपर अगर एक से ज़्यादा ऑर्डर की जीरो उसके लिए भी कर सकते हैं। अभी हमने क्या, क्योंकि हमने यहाँ पर बोला था कि एक या एक से ज़्यादा रूट तो होगा ही होगा, तो सबसे पहले हम मिनिमम पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं कि एक रूट है उसके पास, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया, अल्फ़ा वन के ऊपर हम इसीलिए सिंपल वाला लेकर चल रहे हैं पहले कि एक तो हो ही हो, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा नहीं करना कि यहाँ वन ही पावर क्यों ली, क्योंकि हम मिनिमम पॉसिबिलिटी लेकर चल रहे हैं कि क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया ना वन या वन से ज़्यादा एक रूट तो कम से कम होगा ही होगा, तो वो ही मिनिमम पॉसिबिलिटी से हम आगे प्रूव करेंगे कि रिपीटेड हो गई तो उसके लिए भी ट्रू हो ही जाएगा आगे।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इनटू में जी जेड आ जाएगा। तो जो जी जेड है, अब जी जेड क्या होगा, अब ये यहाँ से हम सिंपल जीरो ये हो गई इसकी, तो एफ जेड की ओवरऑल डिग्री एन है, तो ये तो 1 डिग्री तो इसमें आ गई, तो यहाँ से इसके पास n-1 डिग्री बच गई। दैट मीन्स जी जेड क्या है, n-1 डिग्री की पोलिनोमियल है। ठीक है, तो अब जो ये जी जेड है n-1 डिग्री की पोलिनोमियल, वेयर जी जेड इज इक्वल टू ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n-1। तो अब ये जी जेड के पास भी क्या होगा, कम से कम एक रूट होगा कॉम्प्लेक्स प्लेन में, उसको हमने मान लिया कुछ अल्फा 2। तो इस जी जेड को अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से जो आया था z-α1 इंटू में जी जेड था, तो जी जेड को वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, z-α2 इंटू एच जेड, क्योंकि इसके पास हमने मान लिया कि कम से कम जो एक रूट होगा वो अल्फा 2 होगा जी जेड के पास। तो यहाँ से ये आ गया। अब देखो यहाँ से हो गया ये वाला, इसमें 1 डिग्री तो इसमें आ गया था। अब इसकी जी जेड की ओवरऑल n-1 थी, तो n-1 में से 1 इसमें आ गई, तो यहाँ पर क्या बची, n-2 डिग्री बची। ठीक है, अब एच जेड क्या है, एच जेड एक पोलिनोमियल होगी n-2 डिग्री की, कम से कम एक रूट इसका होगा, एंड इसलिए हम यहाँ से एच जेड को फिर क्या लिख सकते हैं, z-α3 इंटू कुछ के जेड लिख सकते हैं, के जेड n-3 डिग्री की होगी। इस तरीके से हम इसी प्रोसेस को चलाते जाएंगे और यहाँ पर फैक्टर मल्टीप्लाई में आते जाएंगे। तो ओवरऑल कब तक जाएंगे, जब तक यहाँ पर हमें कांस्टेंट ना मिल जाए। ठीक है, तो z-α1 α2 α3 z-αn इंटू an तक चलते जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो गया, इसको हमने फैक्टराइज करके लिख दिया एफ जेड को, ये तो एफ जेड चल रहा था ना लेफ्ट साइड में, देखो यहाँ से एफ जेड ही चलता आ रहा था, तो ये क्या बन गया एफ जेड, ये एफ जेड को इन फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। दैट मीन्स मतलब z-α1 इंटू z-α2 एंड सो ऑन इंटू z-α n। दैट मीन्स ये क्या है, α1 α2 α n, ये सारे क्या हैं, रूट्स हैं एफ जेड के, एफ जेड इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि एफ जेड के पास एग्जैक्टली n रूट्स हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जैसे अगर रिपीटेड की भी बात करेंगे ना हम, रिपीटेड के लिए क्या होगा, जैसे यहाँ पर मान लो हम 2 डिग्री की ये लेकर चले कि 2 ऑर्डर का है α1, तो यहाँ से 2 बनेगा, और ये जो है ना ये n डिग्री की थी टोटल, ये इसमें आ गई, तो n-2 यहीं पर आ जाएगी। अब ये n-2 के हैं, तो इसमें अगर रिपीटेड के केस लेंगे, मान लो कि इसके पास कुछ α2 के ऊपर अगर रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से z-α1 की पावर कुछ आएगी, इंटू में मान लो z-α2 पर आपने मान लिया 3 बार रिपीट हो रहा है, इंटू में फिर कुछ एच जेड आ जाएगा, फिर उतनी यहाँ से 2 और 3 5, तो n-5 डिग्री की आ जाएगी। ये सब्ट्रैक्ट होती चली जाएंगी, पर फैक्टर तो तभी भी बनेंगे, फिर बस ये चीज़ आएगी, ये आ जाएगी, उस केस में रिपीट हो जाएंगे यहाँ पर। मतलब कुछ ऐसा भी आ सकता है α1 की पावर, मतलब किसी केस में k1 इंटू k2 एंड सो ऑन, इस तरीके से लास्ट में जाकर यहाँ पर k1 इंटू k2 एंड सो ऑन इंटू kn। ठीक है, यहाँ इसका मतलब कि रिपीट हो सकते हैं, यहाँ पर 1 1 1 1 पावर थी, तो इसीलिए हर एक केस में कितने, लेकिन ओवरऑल जो वो रिपीट भी होंगे तो टोटल वो k1 प्लस k2 प्लस kn बनाकर कितनी वैल्यू देंगे, हमें n वैल्यू देंगे। ठीक है, उन सारी पावर्स का सम। तो इसका मतलब एफ जेड के पास एग्जैक्टली कितने रूट हो गए, n रूट हो गए, हमें यही प्रूव करना था। तो ठीक है, ये वाली जो थ्योरम है ये इम्पोर्टेंट है, इसका मतलब बिल्कुल बेसिक है, हम स्टेटमेंट तो सबको हमें पता रहती है, हमेशा याद रहती है कि हाँ n डिग्री की है तो कम से कम एक रूट होगा और एग्जैक्टली n रूट होंगे, लेकिन हम इसका प्रूफ है ये एक बार अभी हमने एक बार रिवाइज कर लिया तो फिर याद रह जाएगा अच्छे से। इसके बाद हम आगे वाले जो इसके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ रहते होंगे वो आगे वाले लेक्चर में करेंगे, और अगर नहीं रहते होंगे देन, क्योंकि ये बेसिक ही था, इसके बाद फिर हम आइडेंटिटी थ्योरम, यूनिकनेस थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस जहाँ से एग्ज़ाम में पक्का क्वेश्चंस आते हैं, और जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं नेट एग्ज़ाम में और गेट एग्ज़ाम में, उन क्वेश्चंस को करेंगे, उन थ्योरम के ऊपर बेस्ड हैं जो। तो अगर आपको समझ आया है ये वाले लेक्चर में तो आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।